व्यंजन संधि को समझते हैं। हाँ, व्यंजन संधि में नियमों का मतलब चरित्र बदल जाता है। यहाँ आवाज के कंपन, नाक से निकलने वाली ध्वनि, इन सब का महत्व बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर जैसे क, च, ट अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, यानी ग, ज, ड में। उदाहरण है दिक प्लस गज इज इक्वल टू दिग्गज। यहाँ क का ग बन गया। व्यंजन संधि का एक और नियम है जो बहुत आम है, म का बिंदी बनना। ट्रिक है म गया ऊपर, हाँ, यानी अगर म के बाद कोई व्यंजन आए तो म अनुस्वार यानी बिंदी बन जाता है। जैसे सम प्लस तोष इज इक्वल टू संतोष। बिल्कुल, और ये हम हर रोज लिखते हैं और पढ़ते हैं। संयोग, संरक्षण, संवाद, इन सब में वही नियम काम कर रहा है, देता है। तो व्यंजन संधि में अक्षरों का रूप बदलता है, लेकिन एक और चिन्ह है जो हिंदी में बहुत बड़ा बदलाव लाता है, विसर्ग, डॉट। इसके नियम तो और भी दिलचस्प लगते हैं। जी। विसर्ग संधि का पहला नियम बताया गया है कि विसर्ग का ओ की मात्रा बन जाना, जैसे मन प्लस योग इज इक्वल टू मनोयोग। हाँ, ये बहुत आम बदलाव है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अपवादों का। और ये देखकर अच्छा लगा कि स्रोत ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने प्रातःकाल जैसे शब्द का जिक्र किया है। अच्छा। हाँ, मन प्लस योग की तरह प्रातः प्लस काल का प्रातःकाल नहीं होता। विसर्ग जैसा का तैसा रहता है। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ विसर्ग बदलेगा और कहाँ नहीं? ये एक गहरा सवाल है। मोटे तौर पर नियम ये है कि अगर विसर्ग से पहले अ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन हो तो विसर्ग ओ बन जाता है। लेकिन प्रातःकाल में बाद में क आता है, जो अघोष है, इसलिए नियम लागू नहीं होता। समझ गई। ये बारीकियां जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर परीक्षा में अपवाद ही पूछे जाते हैं। जहाँ आधा श दिखे समझो वहाँ विसर्ग था, जैसे नी प्लस चल निश्चल या नम प्लस ते नमस्ते। ये तो बहुत काम की ट्रिक लगती है। ये बहुत ही व्यवहारिक सलाह है, खासकर जब आपको संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाए। अगर शब्द के बीच में आधा श, श या स दिखे तो ये एक मजबूत संकेत है कि वहां विसर्ग रहा होगा। नमस्ते शब्द हम रोज बोलते हैं, पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। अच्छा, अब बात करते हैं उन अपवादों की जो फंसा सकते हैं। अक्षौहिणी वाला उदाहरण तो सच में फंसाने वाला है। नियम के हिसाब से अक्षा प्लस ऊहिणी में अ और ऊ मिलकर ओ बनना चाहिए था, यानी गुण संधि। सही। लेकिन स्रोत बताता है कि ये वृद्धि संधि है जिसमें औ बनता है। भाषा में इस तरह के अपवाद बनते ही क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भाषा गणित की तरह 2+2=4 के नियमों पर नहीं चलती। ये एक जीवित, विकसित होती चीज है। अक्षौहिणी जैसे शब्द संस्कृत से आए हैं और इनके कुछ विशेष नियम हैं जो सामान्य नियमों पर हावी हो जाते हैं। अच्छा। इसी तरह स्रोत में रामायण का उदाहरण दिया गया है। राम प्लस अयन, अ और अ मिलकर आह बना, ये तो हुई दीर्घ संधि। हाँ। लेकिन अयन के न का अण में बदल जाना व्यंजन संधि का एक नियम है। तो एक ही शब्द में दो दो संधियां काम कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ट्रिक्स जानना काफी नहीं है, इन खास मामलों पर भी ध्यान देना होगा। इन बारीकियों को शामिल करना वाकई सीखने वालों के लिए बहुत मददगार है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि नियम हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन भाषा की अपनी एक यात्रा होती है और कुछ शब्द उस यात्रा के गवाह होते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो संधि जितनी जटिल लगती है उतनी है नहीं।